हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन लिया था जिसमें कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसका पेमेंट अपन किस किस मेथड से करते हैं। तो अपन की जो लास्ट दो लेक्चर थे उसमें अपन ने मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड समझा था। यानी कि जब तक रिटायर पार्टनर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो उसके पूरे के पूरे अकाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। पहला पॉइंट तो ये बताया था। लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ पेमेंट तो उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया और कुछ पैसा उसको कैश में डिपॉजिट कर दिया, यानी उसको कैश दे दिया। ठीक है, आज अपना जो इलस्ट्रेशन है इसके अंदर अपन क्या करेंगे, मेथड नंबर थर्ड है इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, तो बात समझ में आएगा उसको जब हम क्वेश्चन को करेंगे। तो इसको एक बार कर लेते, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, ए जी एंड एस तीन पार्टनर है, वन पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। यानी इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इनका कैपिटल रेशियो है। कैपिटल बोले तो 2 लाख 1 लाख है ना, तो इसका रेशियो जाएगा 2:1। सारे जीरो तो कॉमन कट ही जाएंगे, तो 2:1 क्योंकि लिखा हुआ है टू देयर कैपिटल। ठीक, उसके अंदर में लिखा हुआ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट दे रखी है, ए जी एंड एस की अपने को कैपिटल दे रखी है, आईएफआर यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, क्रेडिटर दे रखे 4,60,000 के। उसके बाद दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, डेटर में से पीवीडी लेस करके दिखा रखा है, स्टॉक है और कैश एट बैंक है। दोनों साइड का टोटल है 10,30,000। इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एडिशन लिखा हुआ है ऑन द अब डेट ए रिटायर, यानी कि जो तीन पार्टनर है ए जी और एस, इसमें ना ए रिटायर हो गया। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने बोला था 2:2:1 है, क्योंकि कैपिटल के रेशियो में कर रहे हैं तो कैपिटल का रेशियो इनका 2:2:1। ठीक, इसमें ए रिटायर हो रहा है और लिखा हुआ है यहाँ पे आगे एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन अ बिजनेस। यानी कि ये जो दो पार्टनर जी एंड एस, इन्होंने बोला है कि हम लोग है ना अपनी फर्म को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इट वाज एग्रीड टू रिवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटी, और इन्होंने असेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया है। वो देख लेते क्या है। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹3 लाख। देखो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है, इसमें हम गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करते। गुडविल का वैल्यूएशन किया हुआ दिखा है, फर्म ने 3 लाख की गुडविल है। आरी बात समझ में दे रखा है, आपको नहीं करना। लेकिन अपन ने पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें इसने हमसे गुडविल का वैल्यूएशन कराया था, तो अपन ने करा था और अपन को मेथड भी आते गुडविल के वैल्यूएशन के। फिर लिखा हुआ है एंड A share of goodwill was adjusted in the capital account of the remaining partner G and S, यानी कि जहां कौन रहा है A, इसकी गुडविल को देंगे कौन को, G और S। बात समझ में आ गई, कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, उसके सेकंड पॉइंट देखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट टू बी ब्रॉट अप टू 120%। देखो ये जो लाइन लिखी हुई है ना 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, इसको समझना 120% बुक वैल्यू पर कर रहे हैं। इसका मतलब ये 100% से ऊपर है 20%, मतलब हमको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। अगर ये लाइन लिखी होती 90% पर वैल्यूड करना है तो 10% का हमें लॉस होता। बात समझ आ रही है। अभी हमें कितने का 120% है, तो इसका मतलब 20% का प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन में। एंट्री पोस्ट करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, केवल 20% लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का 5 लाख का 20% होगा 1 लाख, 5 टू 10। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लगा बेड डेप्ट अमाउंट टू ₹20,000, 20,000 के बेड डेप्ट हो गए। हमारे पास ऑलरेडी पीवीडी बना हुआ था 10,000 का। ठीक है, अब जब हमारे को पता है कि 10,000 रुपए हमारा प्रोविजन बना हुआ है और 20,000 रुपए के हमारे बैक डेप्ट है, इसका मतलब 10,000 का लॉस तो प्रोविजन से कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी रह जाएंगे 10,000 रुपए, उसको अपन लेंगे रिवैल्यूएशन से। देखो 10,000 का पीवीडी बनना है, ये बोल रहा है कि 20,000 रुपए का हमें बैक डेप्ट हुआ है, तो 10,000 का तो इससे कवर हो जाएगा और 10,000 जो और रह जाएगा उससे अपन रिवैल्यूएशन से ले लेंगे। एंट्री पोस्ट होगी, उसको जरा समझ लीजिए क्या करेंगे अपन। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे पीवीडी अकाउंट दिया 10,000, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया 10,000 और टू बैक डेप्ट अकाउंट 20,000। बात समझ आ रही है। पीवीडी से 10,000 कवर, रिवैल्यूएशन से 10,000 कंप्लीट और टोटल हमारे जो बैक डेप्ट है वो हो गए हमारे 20,000। बात समझ आ रही है। अब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि डेटर तुम्हारे कितने के रह गए, तो तुम बताओगे 1,30,000 के, क्योंकि 20,000 के तो बैक डेप्ट हो ही गए, तो वैल्यू रह गई केवल 1,30,000। ठीक, बात समझ आ रही है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिखा है आगे कि वाज टू बी मेंटेन, यानी कि पीवीडी मेंटेन करना है आपको 10% ऑन डेटर से। तो हमें पता है कि हमारे 1,50,000 के डेटर में से 20,000 के डेटर तो गए। ठीक है, रहेगा 1,30,000 के, उसका हमें 10% पीवीडी मेंटेन करना है। एक्चुअली क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती होती है इस बैक डेप्ट वाले पॉइंट में। सबसे ज्यादा मोस्टली गलती बच्चे बैक डेप्ट में करके आते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि बैक डेप्ट में क्या एडजस्टमेंट करना है। एक बार इसको दोबारा रिकॉल करते हैं। लिखा हुआ है बैक डेप्ट अमाउंट टू ₹20,000, यानी कि इधर देखो हमारे पास 20,000 रुपए के बैक डेप्ट। ठीक है, इस बैक डेप्ट की कंडीशन है, बैक डेप्ट को हम प्रोविजन से कवर करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 10,000 का प्रोविजन बनना है, तो भैया 10,000 का तो पीवीडी से कवर हो गया। बात समझ आ गई। अब रह गए 10,000। अब 10,000 किससे कवर करेंगे, तो वो अपन लेंगे रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन से लेंगे 10,000। मोस्टली गलती होती है बच्चों की इसमें। 10,000 पीवीडी किससे कवर हो गए, 10,000 रिवैल्यूएशन कर ली। ठीक है, अब कोई तुमसे पूछे डेटर कितने रह गए, तो 1,50,000 में से 20,000 के डेटर चले गए, तो आपके पास रहेगा 1,30,000 के डेटर।
बात समझ आ रही है? 1,30,000 के डेटर रहेंगे, इसका हमें 10% पीबीडी मेंटेन करना है, यानी कि 30,000। बात समझ आ रही है? 13,000 का मेंटेन करना है पीबीडी, ठीक है। 1,50,000 में से 20,000 चले जाएंगे, तो 1,30,000 का 10% यानी 30,000 मेंटेन करना है। बात समझ आ रही है? एंट्री जरा सुन लो, पोस्ट होगी इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 पीबीडी अकाउंट। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। इन्होंने कहा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज ₹1,10,000। मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,10,000 रुपए है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दे रखी है अपने को 1,20,000, ठीक। मार्केट वैल्यू दे रखी है 1,10,000। कितने रुपए का लॉस है? 10,000 का लॉस है। लेकिन इधर देखना IFR बना हुआ है कितने का? 40,000 का। तो 10,000 का लॉस तो इस IFR से कवर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अभी भी इसमें कितने रुपए बच गए? 30,000। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स के बीच में। बात यहां तक समझ में आ गई सबको? ये पॉइंट है, मेन पॉइंट है फिफ्थ, तो उसको समझना ढंग से, क्योंकि इसीलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। इन्होंने कहा ₹1 लाख वाज पेड इमीडिएटली बाय चेक टू ए, यानी कि ए का जितना भी बैलेंस निकलेगा उसमें से 1 लाख रुपए तो ए को तुरंत दे दिए जाएंगे। इसमें लिखा है ₹1 लाख वाज पेड इमीडिएटली बाय चेक टू ए आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू एंड द बैलेंस वाज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। और बच्ची कुछ जो बैलेंस होगी वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 1 लाख रुपए चेक से देंगे, बच्ची कुछ जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। उसके बाद इसमें आगे बोला है जो लोन में हमने अमाउंट ट्रांसफर करी है ना उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में विद इंटरेस्ट के साथ पेड करेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे हर लोन अकाउंट व्हिच वाज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। मेन पॉइंट है, क्योंकि अपन ने बताया था जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी 3 से 4 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन थी कि पूरा पूरा जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। दूसरा था आप कैश में पूरा पेड कर सकते हो, या मान के चलो आधा लोन में और आधा कैश में पेड कर सकते हो। 2 पॉइंट। तीसरा है इंस्टॉलमेंट वाला। बात समझ आ रही है? इसमें अपन को कैश भी देना है, यानी चेक से 1 लाख रुपए भी देने हैं और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है। बात समझ आ रही है? ये है रिटायरिंग पार्टनर की कंडीशन, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसमें देखते हैं। तो ये आपको पीवीडी का तो समझ में आ गया कि इस तरीके से अपन करते हैं, इसका वर्किंग नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी अपन बात करेंगे सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की, उसको बनाते हैं सबसे पहले। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं। ये जो गुडविल वाला पॉइंट है ये तो बाद में। सबसे पहले लिखा हुआ लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी ब्रॉट अप टू कितना 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी 5 लाख, 5 लाख का अपन को केवल 120% मतलब 20% इंक्रीज हुआ है। 5 लाख का 20% लेंगे तो 1 लाख आएगा। एंट्री पोस्ट होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन। तो यहां पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, यहां पे लिखेंगे 1 लाख। समझ में आ रही है? यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। उसके बाद देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट है बैड डेब्ट अमाउंट ₹20,000 बता चुके हैं। 20,000 के बैड डेब्ट हुए, 10,000 के पीवीडी से कवर हो गए, 10,000 रह गए। एंट्री पोस्ट कर दी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 बैड डेब्ट। तो यहाँ पे लिखा 2 बैड डेब्ट 10,000। बात समझ में आ गई? 2 पॉइंट। और उसके बाद इन्होंने बोला था कि 10% मेंटेन करना है पीबीडी। तो अपन को पता है 1,30,000 के डेटर रह गए थे, उसका 10% होता है 13,000। एंट्री पोस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 पीबीडी। तो लिख देते हैं 2 पीबीडी। इसको ऐसे शो भी कर सकते हैं। 1,50,000 के थे, 20,000 के डेटर चले गए और इनटू 10% हो गया 13,000। बात समझ आ रही है? उसके बाद फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 1,10,000। हमें पता है इन्वेस्टमेंट में हमें 10,000 का लॉस हुआ था, लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ है, तो जो 10,000 का जो लॉस है वो इस रिजर्व से कवर हो जाएगा। 30,000 फिर भी रिजर्व में बच गए जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। और उसके बाद ये पेमेंट के, तो ये रिवैल्यूएशन का पार्ट है नहीं। तो रिवैल्यूएशन के बस यही आइटम थे। प्रॉफिट हो गया इसमें 1 लाख में से 23 जाएंगे तो 77,000 बचेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अंडरलाइन करेंगे 3 पार्टनर है, ए है, जी है और एस, ठीक है। इसको अपन करेंगे यहाँ पे, इसका टोटल हो गया 1 लाख, टोटल हो गया 1 लाख, ठीक है। 77,000 बच रहे हैं और 77,000 को 2 to 1 में डिवाइड करेंगे। 77,000 डिवाइडेड बाय 5 into 2 30,800, 30,800 और 15,400 ये आएगा इन तीनों का। ये अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट है। 77,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसको कौन से रेशियो में बांटा है? इन्होंने बोला टू देयर कैपिटल, तो इनकी कैपिटल का रेशियो 2:2:1, तो 2 to 1 में बांट दिया 77,000 का प्रॉफिट। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब चलते हैं अपन इसके कैपिटल अकाउंट, उसको देखते हैं। कैपिटल अकाउंट देखो, कैपिटल अकाउंट
3। अब देखो कैपिटल अकाउंट में जितने पार्टनर होंगे उतने अकाउंट बनाएंगे, 3 बनेंगे इसमें। देखो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। 3 पार्टनर है, एक तो है ए, एक है जी और एक है एस। ए जी एंड एस। और देखो इसमें ना ए रिटायर हो रहा है, तो हमने सबसे पहले बैलेंस लिखे और इनके बैलेंस लिखे हैं 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। ये बैलेंस लिख दिए। उसके बाद हमें पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था और रिवैल्यूएशन में अपन को प्रॉफिट हुआ था, अपन ने एंट्री पोस्ट करी थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन, तो कैपिटल में आएगा बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है। 30,400 30,400 800, हाँ 30,800 और 30,800 और 15,400, ये इनका बैलेंस था। 30,800, 30,800 और 15,400 ये इनका रिवैल्यूएशन का था। उसके बाद जरा देखो क्वेश्चन में एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आईएफआर में 40,000 था, 10,000 का लॉस तो इससे कवर हो गया इन्वेस्टमेंट का, अब रह गया इसमें 30,000, तो वो भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 में। तो यहां लिखेंगे बाई आईएफआर। तो 2:1 में जब 30,000 को डिवाइड किया जाएगा तो 12,000 और 6,000, ठीक है। ये हमने आईएफआर का कर दिया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कोई और रिजर्व तो नहीं है, तो देखो जनरल रिजर्व बचा हुआ 30,000 का, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। 12,000 और 6,000, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब एक बार क्वेश्चन में ये देख लेते हैं, कोई असेट साइड कोई गुडविल अकाउंट तो नहीं है पहले से, कोई लॉसेस वगैरह तो नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये अपन ने कर दिया, ठीक है। अब मेन था इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये गुडविल का जो एडजस्टमेंट करना था इसको आप समझो। लिखा हुआ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख, फर्म की गुडविल है 3 लाख, अपन को निकालनी है ए की गुडविल। तो देखो यहां पे लिखा ए गुडविल 3 लाख और ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 2/5 है, क्योंकि इनका 2:1 में है ना, ए जी और एस, इनका कैपिटल रेशियो 2:1। इसमें ए रिटायर हो रहा है, तो ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 2/5 है, तो इनटू 2/5, तो ये आ जाएगा 1,20,000। बात समझ आ रही? एज की गुडविल आ रही, वर्किंग नोट है, इसको देखो, ठीक है। एज गुडविल आ गई 3 लाख का 2.5 का 1,20,000, इसको देगा कौन? ये दो पार्टनर देंगे जी और एस। ये दो क्वेश्चन पता है सरल कब हो जाता है, जब इनके प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। तो जो यही रेशियो है ये इनका गेनिंग रेशियो है और ये इनका न्यू रेशियो है, तो 2:1 में जी और एस देंगे। आ रही कहानी समझ में? तो जी और एस देंगे, तो एंट्री जरा समझना, जी कैपिटल अकाउंट डीआर, एस कैपिटल अकाउंट डीआर और 2 एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गुडविल जो है 1,20,000 की है, तो 1,20,000 को ये लोग देंगे 2:1 में, तो ये 80,000 और 40,000 जैसे अपन करते हुए आ रहे हैं, सेम वर्किंग नोट है। पहले फर्म की गुडविल में से एक की गुडविल निकाली 2.5 1,20,000, इसको देगा कौन कौन? जी और एस, क्योंकि ए तो रिटायर हो रहा है, एंट्री पोस्ट हो गई गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो जी कैपिटल अकाउंट डीआर, एस कैपिटल अकाउंट डीआर, 2 एस कैपिटल, ठीक है। अच्छा अब अपन को इसमें एंट्री पोस्ट करनी है, ठीक है। तो जब हम इधर पोस्ट करेंगे तो यहां लिखेंगे बाय जी कैपिटल और बाय एस कैपिटल, और दोनों किसके में जाएंगे? ए के में, 80,000 और 40,000, ठीक है। यहां पे लिखेंगे 2 एस कैपिटल, ठीक है। जी के में जाएगा 80,000 और एस के में जाएगा 40,000, ठीक है। तो देखो अपन ने गुडविल वाला पॉइंट कंप्लीट कर लिया, ये अपने जो लैंड एंड बिल्डिंग वाला दे कंप्लीट कर लिया, बैड डेट वाला कंप्लीट हो गया, मार्केट वैल्यू वाला कंप्लीट हो गया, और इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट दे रखा है, तो इसने बोला था कि ए का जितना भी अमाउंट बनेगा उसमें से 1 लाख तो उसको हैंडमेड चेक से पेड करना, ये रखा, और बचा कुछ जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और जो लोन अकाउंट में जाएगा उसको 2 इंस्टॉलमेंट में विद 10% इंटरेस्ट के साथ उसे पेड करना है। बात समझ में आ रही है? तो पहले इसको एक बार ढंग से समझ लो पहले तो, ठीक है। अपन क्या करें, ये हो गया जी, इसका बैलेंस निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2 बैंक, तो एक को 1 लाख तो हैंड टू हैंड पेमेंट करना है, ये तो लिख दिया, ठीक है। इसका टोटल देखते हैं, एक का बनता कितना है। देखो 2 लाख प्लस करेंगे इसमें 30,800, फिर इसमें ऐड करेंगे 12,000, फिर इसमें ऐड करेंगे 12,000, फिर इसमें ऐड करेंगे 80,000, फिर इसमें ऐड करेंगे 40,000, तो ये आ रहा है आपका 3,74,800, ठीक है। उसमें से 1 लाख रुपए इसको एडवांस दे दिया, यहां पे लिखेंगे 2 एस लोन
अकाउंट माइनस करेंगे इसमें से 1 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 2,74,800। ये इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। एक का कहानी खत्म हो गई। एक का टोटल बैलेंस था 3,74,800, 1 लाख एडवांस चेक से दे दिया क्योंकि इसने पॉइंट बोला है। आ रही बात समझ में? और बचा कुछ इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पहले यहां तक बात समझनी है, ठीक है? दोनों साइड का टोटल होगा 3,74,800। अब बात कर लेते हैं इसके जी की कैपिटल की। तो 2 लाख प्लस करेंगे 30,800 प्लस करेंगे इसमें 12,000 प्लस करेंगे इसमें 12,000, ये आएगा 254,800। ठीक है, इसमें से माइनस कराएंगे 80,000, तो इसका जो बैलेंस है यहाँ वो लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, जो पार्टनर रिटायर नहीं होता, जो बने रहेंगे पार्टनरशिप में, उनका बैलेंस निकाला जाएगा 174,800, टोटल आएगा 254,800। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं एस का। 1 लाख प्लस 15,400 प्लस 6,000 प्लस 6,000, इसका जो टोटल बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 127,400। बात समझ आ रही है? उसमें से अपन इसमें 40,000 को लेस कराएंगे तो ये आएगा आपका 87,400, तो ये आएगा टोटल 127,400। तो जैसे अपन ने कैपिटल अकाउंट बनाते हुए आए थे वैसे अपन ने कैपिटल अकाउंट बनाया। इसमें एक लाख टोटल बैलेंस में से उसको 1 लाख रुपए जो हैंडमेड बैंक से देने थे चेक से, वो तो लिख दिया टू बैंक। जब किसी पार्टनर की कैपिटल का पेमेंट करते हैं तो एंट्री पोस्ट होती है कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। तो एक ही कैपिटल पेमेंट करिए तो एस कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक, और उसका बचा हुआ पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो कैपिटल कन्वर्ट हो गई लोन में, एंट्री पोस्ट हो गई एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज लोन। कई बार 2 नंबर में एंट्री भी पूछ लेता है कि लोन की एंट्री क्या होगी। कोई पार्टनर रिटायर हुआ और उसकी कैपिटल को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो क्या एंट्री पोस्ट करेंगे? एंट्री पोस्ट होगी एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज लोन अकाउंट। आई समझ में? पेमेंट कराया तो लिख दिया एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक। ये इसका बैलेंस निकला है 2,74,800। इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है विद 10% इंटरेस्ट के साथ, जो कि अभी इसका अकाउंट बनाऊंगा उसको समझना, ठीक है? लेकिन उससे पहले अपन एक बार क्या करते हैं, बैलेंस शीट को बनाते हैं। इसकी बैलेंस शीट आयोग की ये तो समझ में आ गया होगा, कैपिटल अकाउंट है और ये गुडविल का वर्किंग नोट है। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट देख लीजिए। इन बैलेंस को थोड़ा ध्यान रखना, 174,800, 87,400 और एज लोन 274,800। ठीक है ना? अब देखो इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और ये न्यू फर्म की बैलेंस शीट है, इसमें केवल 2 ही पार्टनर रह गए, उसकी अपन बैलेंस शीट करते हैं। लायबिलिटी, अमाउंट, देन असेट्स, देन अमाउंट। ठीक है, अब सुनिए, सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट को देखेंगे और उससे अपन बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट फर्म की। सबसे पहले देखो कैपिटल के बैलेंस है, तो हम यहां लिखेंगे कैपिटल। तो सुनना, ए तो जा चुका है, ठीक है? जी और एस रह गए, जी और एस। जी की कैपिटल थी 2,74,000, इसकी थी 174,800 और इसकी थी 87,400। इनका बैलेंस था 174,800 और 87,400। ठीक है, इसका अपन टोटल करेंगे। इसका टोटल आएगा 2,62,200 यानी 2,62,200। ठीक है, ये आ गया जी और एस का बैलेंस। ठीक है, यहां से लिखो, आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट होगा, खत्म, जनरल रिजर्व खत्म, रह गए क्रेडिटर। और क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन में नहीं थी, एज इट इज लिखेंगे 4,60,000। ठीक है, दोनों पॉइंट अच्छे समझ में आ गए। उसके बाद बात कर लेते हैं एज लोन की। एज लोन इसका था 2,74,800 था शायद, यही था ना अपना बैलेंस। ठीक है, एज लोन आ गया 2,74,800, ये लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पे और कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब उसकी बात कर लेते हैं इधर। तो अपन इसकी बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में। तो अपने को पता है कि 1 लाख रुपए की जो थी बिल्डिंग इंक्रीज हुई थी 120% से, तो 5 लाख में 1 लाख और ऐड करेंगे तो 6 लाख हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी, मार्केट वैल्यू कितनी रह गई है? 1,10,000। इसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट 1,10,000, क्योंकि इसका जो 10,000 का लॉस था वो आईएफआर से कवर हो गया और 30,000 रुपए कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। उसके बाद कर लेते हैं बात डेटर की। डेटर रह गए केवल 1,30,000, उसमें से लेस करेंगे पीवीडी, क्योंकि 20,000 के जो बेड डेप्ट थे वो तो अपन ने लेस करा ही दिए थे। अब उसके बाद अपन ने इसका 10% का पीवीडी बनाया था रिवॉल्यूशन अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे 30,000, तो ये आ जाएगा 1,70,000। ठीक है, ये लिख दिया। उसके अंदर आगे चलते हैं, स्टॉक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, स्टॉक लिख देंगे एज इट इज 1 लाख। उसके बाद बात कर लेते हैं कैश एट बैंक के बारे में। तो देखो कैश एट बैंक, टोटल पे अमाउंट पहले था हमारे पास 1,70,000,
ए रिटायर हुआ, उसको 1 लाख तो एंड टू एंड चेक से पेमेंट किया, तो 1,70,000 माइनस 1 लाख करेंगे तो ये अपना आ जाएगा जी केवल 70,000, ठीक है। और इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल देखते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2,62,200 प्लस 4,60,000 और प्लस 2,74,800, ये बैलेंस आ रहा है आपका 9,97,000। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,17,000 प्लस 1 लाख और प्लस 70,000, तो ये भी आपका बैलेंस आ गया 9,97,000। तो देखो बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आ गया। इस बैलेंस शीट बनाई, इससे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए और इससे पहले अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। ये सारा काम तो हमने कर लिया। तो ये तो और क्वेश्चनों में भी करा था, तीनों चीज तो वहां पे भी बनाई थी अपन ने, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हमने बनाया था बैलेंस शीट। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है उसको सुन लीजिए। क्वेश्चन में अगर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पेमेंट था, तो हमें पता है 1 लाख रुपए तो इमीडिएटली पेमेंट कर दिया और बचा हुआ उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। वो ये बात सबको अच्छे समझ में आ गई। ये 2,74,800, इसको उन्होंने बोला 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, इसका 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में विद 10% इंटरेस्ट के साथ। एक बार याद रखना, इंटरेस्ट जो होती है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे दी जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट जो होती है वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है उस पर इंटरेस्ट हम लोग पेड करते हैं। तो एक बात समझना, ये 2,74,800 जो है ना, इसका पेमेंट करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में और इसका मैं बना रहा हूं अकाउंट, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से समझना प्रॉपर। इस सब को इरेज करूंगा क्योंकि अब यहाँ पे जो भी था पूरा क्वेश्चन अपन ने रीड कर लिया, उसके बाद अपन इसका सॉल्यूशन दे दिया, बैलेंस शीट बना दी न्यू फॉर्म की और ये हो गया इस लोन 2,74,800। आई होप कि ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बनाएंगे अपन लोन अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन अपन ने कर लिया, उसमें अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया और बैलेंस शीट बना ली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज लोन अकाउंट की, क्योंकि उसने बोला था, पहले उसको समझो। एज लोन ये था 2,74,800, ठीक है, 2,74,800 का। इन्होंने बोला कि हम 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में तुम्हारा पेमेंट करेंगे। किसने बोला? जी ने और एस ने। ढंग से समझना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट है इक्वली, और बोला था विद 10% पर एनम की इंटरेस्ट से, 10% पर एनम, ठीक है। अच्छा, 2,74,800 को डिवाइड करेंगे 2 में, तो बैलेंस आएगा 1,37,400 और ऐसे ही आएगा 1,37,400, ठीक है। ये अपन ने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट कर ली, इसमें हमको विद इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना है। अच्छा, मैं तुमसे नॉर्मल लैंग्वेज में एक बात बोलता हूं, उसको समझ। मेरे पास तुम्हारे 2,74,800 तुमने मेरे को उधार दे रखा, मैं 1 साल बाद तुम्हें केवल 1,37,000 रुपए चुकाने आऊं, मतलब 37,400 तुम्हें रीपे करने आऊं, तो मुझसे कितने मंथ का इंटरेस्ट, कितनी वैल्यू पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे? मैं तुमसे 2,74,800 मैंने तुमसे ले रखे उधार, ठीक है। और उसके बाद मैंने तुमसे बोला कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, 137,400 2 का डिवाइड दिया। तो मैंने बोला कि अगर मैंने तुमसे इतने रुपए उधार ले रखे और मैं 1 साल बाद केवल तुमको इतने रुपए चुकाने आ रहा हूं, केवल इतने, तो मुझसे इंटरेस्ट कितने पे लोगे? इस अमाउंट पे लोगे कि इस अमाउंट पे लोगे? हम लेंगे इस वाली अमाउंट पे, 2,74,800 पे। भाई मैंने तुमसे टोटल उधार ले रखा है 2,74,800, समझना, फर्म कह रही पार्टनर से, हमने तुमसे ले रखा है 2,74,800, हम तुम्हें सिर्फ 1 साल बाद चुकाने आए पैसा 1,37,400, ये शुद्ध देसी लैंग्वेज सुन लो, 137,400 पेड करने आए। तो भैया जब हम तुम्हें ये पेड करने आए हैं तब तक हमारे पास तुम्हारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है? 2,74,800, ठीक है। इसको नॉर्मल समझ, किसी को तुमने 1 लाख रुपए उधार दिया, ढंग से समझना, 1 लाख रुपए उधार दिया, वो बंदा तुमको 1 साल बाद आता है, केवल 50,000 रुपए चुकाता है इसके मूलधन से, यानी प्रिंसिपल में से 50,000 चुकाता है, तो इंटरेस्ट कितने पे लोगे? 1 लाख पे, 50,000 पे, 1 लाख पे, क्योंकि पूरे साल होते कितने रुपए लिए? 1 लाख। 1 लाख पे इंटरेस्ट हम लेंगे, एक मान के चलो 10% ले रहे हैं, तो 1 लाख का 10% 10,000 तो इंटरेस्ट लेंगे और 50,000 प्रिंसिपल दे रहा है, टोटल 60,000 लेंगे। फिर जब अगली साल फिर वो चुकाने आएगा तो इंटरेस्ट केवल कितने पे ली जाएगी? 50,000 पे, क्योंकि 50,000 तो वो प्रिंसिपल पे कर चुका है। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि ये इन्होंने बोला है कि 2,74,000 जो 800 है, ये टोटल एक ही लोन अमाउंट है, ये 2 इंस्टॉलमेंट में चुकानी इक्वल, तो हमने 2 का डिवाइड दिया 137,400। यार हम जब पहली इंस्टॉलमेंट 137,400 चुकाने जाएंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसकी 274,800, तो हमें इंटरेस्ट कितने पे लेना है? 274,800। तो जरा देखना, ऐड करेंगे इसमें इंटरेस्ट, ठीक है, 274,800 इंटू 10% पूरे ईयर का,
ठीक है, 27,480 ये इसकी टोटल अमाउंट होगी। ठीक है, 1,37,400 प्लस 27,480। ठीक है, ये अमाउंट हम पेड करेंगे 1,64,880। तो हम जब एक साल बाद जब उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने जाएंगे तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो ये ना प्रिंसिपल अमाउंट है ना ये इसका, और इस पर हमने इंटरेस्ट दे दी 27,480 क्योंकि हमें पूरे अमाउंट पे देनी पड़ेगी। हमारे पास पूरा का पूरा जो उधार पैसा था वो था 2,74,800। हमेशा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे दी जाती। ठीक, अब हम जाएंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने। तो हमें पता है केवल हमारे पास इनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, केवल 137,400 क्योंकि हमने टोटल 274,800 पे तो पे कर दी। अब इसमें से 137,400 तो पहले किस्त तो पे कर ही दी, अब केवल इतनी और रह गई है। तो इंटरेस्ट हम कितने पे देंगे इस पे 137,400 पे, हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग रह गया है। बस समझ रही है, तो हम इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट 137,400 का 10%। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 13,740। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो हमारी पेड होगी वो होगी 1,37,400 प्लस 13,740। तो टोटल हो गया 151,140। ये आपको इंटरेस्ट यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये रही, सेकंड इंस्टॉलमेंट ये रही, दोनों में डिफरेंस क्या है? इन्होंने बोला कि जो एज का लोन है 274,800 उसको हम 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करने वाले, एनुअली इक्वल और विद इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ये तो आपने कैपिटल अकाउंट से बैलेंस निकाला है वो बैलेंस है, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट होगी अलग से। तो इंटरेस्ट जब अलग से पेड करेंगे वो भी 10% पर एनम के साथ। तो हमें बस इतना बताओ, जब पहली इंस्टॉलमेंट इसकी पे करेंगे तो 137,400 तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और वो कह रहा है विद इंटरेस्ट के साथ पेड करना है। तो टोटल जो उधार पैसा था लोन का वो था 274,800, तो हमने इंटरेस्ट देंगे 274,800 पर 10%। बात समझ आ रही है? जब पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे 137,400 प्रिंसिपल, तो रिमेनिंग प्रिंसिपल रह गया 137,400, तो पूरे साल ये चलेगा। तो इसी पे हमने 10% लगा दी 13,740 रुपए। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट इसकी बनती है 151,140। बात समझ आ गई? ये दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमने पे किया। ठीक, आ रही है आपको अच्छे समझ में? अब इसकी एंट्री करनी पड़ेगी अपन को। ठीक है, अब इसकी क्या करनी पड़ेगी? एंट्री। जब हम किसी पार्टनर को पेड करते हैं तो ठीक है, तो अपन ने वो अमाउंट तो निकाल ली, इसकी एंट्री क्या पोस्ट होगी जरा वो समझने की कोशिश करना। देखो, हमें एज लोन था 274,800, उसमें हमने 137,400 का तो जो लोन था वो पेमेंट किया है और इंटरेस्ट पेड करी 27,480 की। पहले एंट्री सुनो, इंटरेस्ट ड्यू की, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री देखो। अकाउंट आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसकी एंट्री की, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री सुनो। एज लोन अकाउंट डीआर, फर्म एंट्री कर रही है। फर्म क्या कर रही है उसको ढंग से समझना। एज लोन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट। फर्म ने एक लोन बढ़ा दिया, बढ़ानी पड़ेगा इंटरेस्ट 27,480 से बढ़ा दिया, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। एज लोन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट कर दिया, ये करेगी एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर आप डेट पूछना चाहते हो तो डेट भी बता सकते हैं। जो इनकी अभी अपन ने क्वेश्चन किया था वो बैलेंस शीट थी 31 मार्च 2019 की, समझना 31 मार्च 2019 की। ठीक है, एक साल बाद पहली इंस्टॉलमेंट चुकाने जाएंगे यानी कि 31/3/20 को। तो ये जो एंट्री हो रही है वो 31 मार्च 2020 को हो रही है इंटरेस्ट ड्यू करने की। पहले समझना इसको, इंटरेस्ट ड्यू कर दी, लोन बढ़ा दिया, अब इसी डेट को एंट्री पोस्ट होगी यानी कि एज नहीं सॉरी गलती एंट्री होगी। हाँ, तो ये तो हो गया। देखो, ये तो दोनों इंस्टॉलमेंट अपन ने बता दी, विद इंटरेस्ट के साथ आपने एंट्री कर लिया यानी कि ऐड करके अमाउंट निकाल लिया। अब इसकी एंट्री देखो आप, इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करती है फर्म, तो ये सारी एंट्री फर्म कर रही है। तो जब इंटरेस्ट ड्यू करेगी तो फर्म जो है ना वो जो ए का लोन है और बढ़ाएगी, और फर्म के लिए जो इंटरेस्ट है वो लॉस, और ऑल लॉसेस बैलेंस आर डीआर। तो जरा देखना, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू एज लोन अकाउंट 27,480 से ये एंट्री इन्होंने करी है 27,480। ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री है। इंटरेस्ट फर्म के लिए लॉस है, ऑल लॉसेस बैलेंस आर डीआर, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू एज लोन। कोई तुमसे पूछा किस डेट पे होगी, तो आपने बताया जो अभी अपन ने क्वेश्चन करा था उसमें जो डेट थी वो थी 31 मार्च 2019। ठीक है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। तो पहली इंस्टॉलमेंट पेड होगी 31/3/2020 को। ठीक है, 31/3/2020 को इंस्टॉलमेंट पेड होगी। बात समझ आ रही? तो इसी डेट पे अपन ने पहले इंटरेस्ट ड्यू करी और इसी डेट पे अपन लोग पेमेंट करेंगे। एंट्री होगी एज लोन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। टोटल अमाउंट करेंगे 1,37,400 प्लस 27,480 इंटरेस्ट पेड करनी है और प्लस इंस्टॉलमेंट पेड करनी है। टोटल पेमेंट होगा 1,64,880 रुपए का टोटल।
1,64,880 ये इसकी एंट्री है। इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू एज लोन और एज लोन अकाउंट टू बैंक। पहले इंटरेस्ट ड्यू करी, देखो इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है ना। जो आपकी बैलेंस शीट में एज लोन जो शो हो रहा था वो कितने का शो हो रहा था, 2,74,800 का हो रहा है ना। तो इंटरेस्ट तो उसमें ड्यू थी नहीं, इंटरेस्ट हमने 1 साल की करी, हमने इंटरेस्ट से उसके अमाउंट को बढ़ाया, इंटरेस्ट फर्म के लिए लॉस है, ठीक है, और लोन फर्म की लायबिलिटी है, तो इंटरेस्ट को कर दिया डीआर। तो इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू एज लोन, एज का लोन और बढ़ा दिया, आधी बात समझ में, एक के लोन को और बढ़ा दिया और एंट्री फिर पेमेंट कर दी एज लोन अकाउंट डीआर टू बैंक। बात समझ में आ रही है? तुमने कैपिटल अकाउंट में उनका लोन शो करा था ना ए का, तब एंट्री पोस्ट हुई थी इन एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज लोन, तभी तो वो टू एज लोन बन के आया था और वो अपन ने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया था। तो अब उस लोन का हमने और बढ़ा दिया, कितने से, इंटरेस्ट से 27,480 से। बात समझ आ रही है? एंट्री पोस्ट करी इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू एज लोन और फिर पेमेंट करा दी एज लोन अकाउंट डीआर टू बैंक। ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री है 31 मार्च 2020 को और उसके बाद इसको पेमेंट के लिए ये तो हो गई 20 तक, ठीक है। अब यही दोनों एंट्री सेम पोस्ट होंगी 31/3/2021 पे, सेम दोनों एंट्री पोस्ट होंगी। बात समझ आ रही है? अब दोनों एंट्री सेम पोस्ट होंगी तो उसके लिए अच्छा इसमें एक पी&एल की एंट्री और है वो अपन बाद में बात कर लेते हैं। सेम एंट्री पोस्ट होगी तो ये 27,480 हट जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो सेकंड वाली के लेंगे 13,740 13,740 इंटरेस्ट ड्यू कर दिया और अमाउंट पेड करनी है 1,51,000, तो वो अमाउंट लिख देंगे 1,51,140 और 1,51,140 ये होगी सेकंड। सेम कोई दिक्कत? पहले अपन ने इंटरेस्ट ड्यू करी, लोन बढ़ा दिया, फिर लोन का पेमेंट कर दिया। ये इंटरेस्ट को कैलकुलेशन करने का तरीका है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट देते हैं। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चुकाने जा रहे हो तो पूरा अमाउंट इतना है, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतनी चुका दी तो रिमेनिंग रहेगी 137,400, फिर उस पे दीजिए 10% फुल स्पेंड डिस्काउंट। आगे जाने समझ में? पेमेंट की एंट्री बता दी, पहले इंटरेस्ट ड्यू होगी फिर पेमेंट होगा इंस्टॉलमेंट का, इसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। ये इंटरेस्ट ड्यू है, पहली एंट्री बता दी, ये दूसरे साल की एंट्री बता दी। ये वाली पहली एंट्री होगी 31/3/20 पर और दूसरी होगी 31/3/21 पर, क्योंकि दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे 2 साल। बात समझ में आ रही है? और इसकी एक एंट्री और पोस्ट होगी, इंटरेस्ट को फर्म जो पी&एल में डालेगी। कहां पे डालेगी? पी&एल। अच्छा अब तुम कहोगे ये कौन सी बात है? चैप्टर नंबर 1 से जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट पी&एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता, पी&एल का पार्ट है। पार्टनर्स के लोन पर जो इंटरेस्ट फर्म पे करेगी वो पार्ट पी&एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता, पी&एल का पार्ट होता है। इसीलिए इंटरेस्ट को एंट्री पोस्ट करेंगे पी&एल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट्स, ठीक है। पहली वाली साल की एंट्री होगी 27,480 27,480। पहले साल में एक एंट्री ये वाली, एक एंट्री ये वाली और तीसरी ये वाली, ठीक है। और ऐसी 2021 में पहली है, दूसरी है और एक इंटरेस्ट। बस समझ में आ गई? पहले साल में जो इंटरेस्ट ड्यू होगी 27,480 से, पेमेंट होगा 1,64,880 से और पी&एल में जाएगी 27,480। सेकंड ईयर में 13,740 से ड्यू कर दी, पेमेंट करा दिया और ये 13,740 को पी&एल में ट्रांसफर करेंगे। बात समझ में आ रही है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार देखो इस क्वेश्चन का रिवीजन करना, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, सारे इसमें जितने भी फैक्टर्स थे वो सारे के सारे आ गए, ठीक। गुडविल का वैल्यूएशन आ गया, ठीक है। पार्टनर्स किस तरीके से गेनिंग रेशियो में गुडविल को देते हैं वो आ गया, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बता दिया, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कैसे करना है वो बता दिया और अपन ने ये इंस्टॉलमेंट समझा भी दी और इसका अकाउंट बन जाएगा। आप लोग अकाउंट इसकी एंट्री से बना सकते, ठीक है। अगर फिर भी आपको इसको क्वेश्चन करने में समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। रिवीजन जरूर करें क्योंकि मेन क्वेश्चन है सीबीएसई का, मेन क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का। कई बार आ चुका है, ये 5 से 6 बार आ चुका है, लास्ट 6 से 7 साल में 5 से 6 बार आ चुका है, ठीक है। तो एक बार इसका रिवीजन करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।